नमस्कार साथियों, अभिव्यक्ति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत शुरू कर चुके थे। उस सिद्धांत के हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। हमने अभी तक मन की संरचना या जो टॉपोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसकी बात कर ली थी, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल है, जो व्यक्तित्व की संरचना बताई फ्रॉइड ने, उसकी भी बात कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है फ्रॉइड का जो सिद्धांत है उसका, और इस लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं सिगमंड फ्रॉइड ने, उनके बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं हम मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। देखिए, फ्रॉइड ने पांच अवस्थाएं बताई। पहले हम उन पांचों के नाम देख लेते हैं। पहली अवस्था है मुखीय, ओरल स्टेज जिसे कहते हैं। दूसरी अवस्था है गुदीय, एनल स्टेज। तीसरी अवस्था का नाम है लैंगिक अवस्था या फैलिक स्टेज कहते हैं इसे। चौथी अवस्था का नाम है सुप्तावस्था, लेटेंसी। और आखिरी जो पांचवी अवस्था है उसको फ्रॉइड ने नाम दिया जननेंद्रिय अवस्था, जेनाइटल स्टेज। अब देखिए, इन पांचों स्टेजेस में जो मेन बेसिस रखा फ्रॉइड ने, इनको बांटने का जो आधार रखा फ्रॉइड ने, वो ये था कि उनके अनुसार संपूर्ण जीवन में जो हमारा शरीर है उसके अलग अलग भाग से एक प्रकार के लैंगिक सुख की प्राप्ति व्यक्ति करता है, या एक सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की बात वो करते हैं, और बताते हैं कि अलग अलग जो पार्ट है उस अलग अलग पार्ट से अलग अलग समय पर लैंगिक सुख की प्राप्ति होती है। उसी आधार पर इन 5 अवस्थाओं को उन्होंने प्रस्तुत किया है। देखिए, पहले हम इनका एज ग्रुप देख लेते हैं। ओरल स्टेज या मुख्य अवस्था को जन्म से लगभग 1-1.5 वर्ष का बताया है। एनल स्टेज को 1 या 1.5 वर्ष से लगभग 3 वर्ष का बताया है। फेलिक स्टेज 3 to 6 years। सुप्तावस्था या लेटेंसी जो बताया है 6 to 12 years। और जो आखिरी स्टेज है जेनाइटल या जननेंद्रिय, उसकी एज बताइए 12 वर्ष के बाद की। अब देखिए, इन अवस्थाओं में से सभी अवस्थाओं में फ्रॉइड मानते हैं कि अलग अलग जो शारीरिक अंग हैं वो कामुकता क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं, और उस कामुकता क्षेत्र को एक नाम फ्रॉइड ने दिया इरोजेनस जोन। इरोजेनस जोन या कामुकता क्षेत्र शरीर का वह क्षेत्र है जिससे कि विशिष्ट आयु के दौरान बालक या व्यक्ति लैंगिक सुख की प्राप्ति करता है। ये फ्रॉइड का अपना मत था, उनका जो ऑब्जर्वेशन थे, उनका जो रिसर्च था, उसके आधार पर ये मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं उन्होंने बताई है। क्योंकि फ्रॉइड मानते थे कि किस अवस्था में कितना सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन गेन कर पा रहा है व्यक्ति, यानी वो सेटिस्फाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये उसके पर्सनालिटी या ओवरऑल बिहेवियर को निर्धारित करता है। ठीक है, अब हम इन स्टेजेस की थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि हर स्टेज में क्या कामुकता क्षेत्र बताया उन्होंने, और हर स्टेज में
क्या मुख्य विकास बताया है फ्रॉयड ने, ठीक है। ये टेबल मेंशन है, इस टेबल में जो मनोलैंगिक अवस्थाएं हैं उनके संबंध में सारी बातें हम देख सकते हैं। तो देखिए, पहली अवस्था यानी जो मुख्य अवस्था है ओरल स्टेज है, जिसका एज ग्रुप मैंने आपको अभी बताया कि जन्म से लगभग 1 या 1.5 वर्ष। यहाँ जो फोकस ऑफ लिबिडो लिखा है, लिबिडो का केंद्र जो लिखा है, उसी को हम कहते हैं कामुकता क्षेत्र या इरोजिनस जोन। लिबिडो शब्द मैं आपको बता चुकी हूँ। लिबिडो का अर्थ है लैंगिक जो हमारा मूल प्रवृत्ति है उसकी संबंधी ऊर्जा, ठीक है। द एनर्जी ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट इज नेम्ड लिबिडो। फ्रॉयड ने लिबिडो को ओवरऑल बिहेवियर से रिलेट किया था। तो उसी संबंध में हम यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक अवस्था में अलग अलग लिबिडो का केंद्र निर्धारित किया उन्होंने, या अलग अलग कामुकता क्षेत्र फ्रॉयड ने बताया है। तो पहली अवस्था ओरल स्टेज, मुख्य अवस्था, जो कि जन्म से लगभग 1-1.5 साल की अवस्था है। उस दौरान मुंह यानी मुख, इसीलिए मुख्य नाम दिया है, और उससे संबंधित जो अंग हैं जैसे जीभ, होंठ, इन सब को सेंटर ऑफ लिबिडो माना है उन्होंने, या कामुकता क्षेत्र माना है। यहाँ का जो मुख्य विकास है यानी इस अवस्था का जो मुख्य विकास है वो है स्तनपान का छूटना। यहाँ हम जानते हैं कि बच्चे के लिए सर्वाइवल यानी उसका अस्तित्व, उसका जीवन निर्भर करता है स्तनपान पर, क्योंकि वो कुछ खा नहीं सकता है डायरेक्ट, आप जानते हैं, और माँ द्वारा स्तनपान से ही उसका जीवन आरंभ होता है। और वो आप देखें कि एक निश्चित आयु तक ही होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है हम उसे कुछ अन्य चीज़ें खिलाना शुरू कर पाते हैं। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण विकास है, फ्रॉयड कह रहे हैं कि इस 1-1.5 साल में स्तनपान का छूटना ही मुख्य विकास होता है, यानी बच्चा धीरे धीरे सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड को लेना शुरू कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर आप ध्यान रखें कि इस स्टेज को, पहली स्टेज को फ्रॉयड अपने तरीके से हम कहें कि प्रदर्शित करते थे। जैसे कि उनका मानना था कि इस आयु के जो बच्चे होते हैं, लगभग छोटे 1-1.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो किसी भी वस्तु को मुंह में लेना शुरू कर देते हैं, यानी जैसे ही उनके हाथ कोई वस्तु लगती है, पकड़ना जैसे शुरू करते तो वो पकड़ते ही उसको मुंह में डाल देते हैं। तो फ्रॉयड का ये मत था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मुख्य जो अवस्था है उस दौरान सेंटर ऑफ लिबिडो मुंह होता है, तो इस कारण से वो एक प्रकार का सेक्सुअल प्लेजर या सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन गेन कर रहे होते हैं। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के मत टकराते हैं या एक ही चीज़ की व्याख्या करने के लिए वो अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। जैसे जहाँ फ्रॉयड कह रहे हैं कि बच्चा वस्तुओं को चीज़ में इसलिए डाल लेता है क्योंकि उसे लैंगिक सुख की प्राप्ति मुंह में किसी चीज़ को डालने से होती है, वहीं प्याजे को जब हम पढ़ेंगे, उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जब पढ़ेंगे, तो इसी बात की व्याख्या यानी बच्चा जो चीज़ों को मुंह में रख लेता है, इसी बात की व्याख्या वो अपनी प्रकार से, एक अलग प्रकार से करते हैं। देखिए, यहाँ हम इन चारों कॉलम की अभी बात करेंगे, उसके बाद में हम पहले समझेंगे कि स्थिरीकरण या फिक्सेशन क्या होता है, ठीक है। तो पांचों स्टेज के हम मेन बातें पहले कर लेते हैं और फिर बात करेंगे स्थिरीकरण की या फिक्सेशन की। तो सेकेंड स्टेज जो है वो है गुदीय या एनल स्टेज। एनल स्टेज का जो एज बताया फ्रॉयड ने, वो बताया लगभग 1 या 1.5 से 3 वर्ष। पिछली स्टेज के कॉन्टिन्यूएशन में है, 1 या 1.5 वर्ष का पहला स्टेज बताया और उसके बाद लगभग 1 या 1.5 से 3 साल तक उन्होंने गुदीय अवस्था या एनल स्टेज बताया है। इस दौरान
जो कामुकता क्षेत्र है वो परिवर्तित हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। एनस या जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो उत्सर्जन के लिए मुख्य अंग होता है, जो शरीर से वेस्ट मटेरियल को या अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए मुख्य अंग होता है, उसी को यहाँ पर उन्होंने सेंटर ऑफ लिबिडो या इरोजिनस जोन जो है वो प्रदर्शित किया है। इस दौरान फ्रॉयड बताते हैं कि टॉयलेट ट्रेनिंग ही मुख्य विकास इस अवस्था का होता है। अब टॉयलेट ट्रेनिंग क्या है ये आपको समझना है। टॉयलेट ट्रेनिंग एक्चुअल में वो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी परिवार में बच्चे को यह सिखाया जाता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ निकालने की प्रक्रिया है वो विशिष्ट स्थान पर की जाती है। ठीक है, टॉयलेट्स का यूज़ हम बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन जन्म के साथ ही हम बच्चे को ये नहीं सिखा सकते हैं। आप नवजात शिशु को ये नहीं बोल सकते कि यहाँ सुसु पॉटी नहीं करना। आपको पता है वह मूव नहीं कर सकता है, खुद कहीं जा नहीं सकता है, और उसमें इतनी समझ भी नहीं होती है कि आप उसे कंट्रोल करने को कहें कि ये सुसु पॉटी करने की जगह नहीं है, बेड पे नहीं करना होता है, अंदर टॉयलेट में जाकर के ही करना होता है। लेकिन इस एज के दौरान यानी लगभग 1 से 3 वर्ष के दौरान लगभग सभी परिवारों में ये प्रक्रिया चलती है। यानी बच्चे को यह बताया जाता है कि इन प्रक्रियाओं के लिए उत्सर्जन के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और उसी स्थान पर यह कार्य करके किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे को अभिभावक और खासकर माँ ये चीज़ सिखाती हैं या उसे टॉयलेट ट्रेन करती है कि जब भी उसे महसूस हो कि उसे आवश्यकता है इन प्रक्रियाओं को करने की या सुसु पॉटी उसे आ रहा है, तो उसे किसी को बताना चाहिए और उसे उस निश्चित स्थान तक जाकर ही ये प्रक्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, तो फ्राइड के अनुसार टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पर मेजर डेवलपमेंट होता है। तीसरी स्टेज की जब हम बात करते हैं, लैंगिक या फैलिक स्टेज जो है, इस स्टेज की जब हम बात करते हैं तो ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था फ्रॉयड ने बताई है। तीसरी अवस्था फ्रॉयड ने बहुत डिटेल में इसकी बात की है और उनके अनुसार संपूर्ण जीवन काल में ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यहाँ फ्रॉयड के अनुसार सेक्सुअल ऑर्गन्स, जेनाइटल्स या जो लैंगिक अंग हैं वे कामुकता क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं, वो इरोजिनस जोन के रूप में वर्क करते हैं। तो फ्रॉयड का ये मानना है कि 3 से 6 साल की आयु के बच्चे सेक्सुअल ऑर्गन्स को पहचानने लगते हैं, यानी मेल फीमेल का जो डिफरेंस है उसको समझने लगते हैं, और अब उनको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन जो गेन होता है या जो लैंगिक सुख की प्राप्ति होती है वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स से होती है। ये काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी मामला रहा, यानी फ्रॉयड का ये जो मत था वो अन्य कई मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया, या हम माने कि लगभग उस समय के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्हें यह विचार स्वीकार्य नहीं था कि इतनी छोटी आयु में एक शिशु में इस तरीके के लैंगिक सुख की प्राप्ति होती हो। आप देखेंगे कि इनके जो साथी थे फ्रॉयड के उस समय, युंग जो थे, कार्ल युंग, वो बहुत अच्छे साथी थे, यानी काफ़ी लंबे समय से ये लोग साथ में काम कर रहे थे। लेकिन इन मनोलैंगिक अवस्थाओं के कारण, यानी जिस प्रकार का एक्सप्लेनेशन फ्रॉयड ने प्रेजेंट किया और ख़ासकर जो तीसरी अवस्था या फैलिक स्टेज के बारे में फ्रॉयड के विचार थे, उससे अन्य इनके साथी जैसे युंग और एडलर सहमत नहीं थे, और इसी बात पर नाराज़ होकर, यानी जो शैशव कामुकता की बात फ्रॉयड ने की है, इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी की बात फ्रॉयड ने की है, यानी जो शिशु है इस शिशुअवस्था के दौरान भी सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल प्लेजर सीख करता है, ये बात फ्रॉयड ने की है। इस बात को मनोवैज्ञानिकों द्वारा नहीं स्वीकारा गया है, यानी अन्य जो साथी मनोवैज्ञानिक थे फ्रॉयड के उनके द्वारा नहीं स्वीकारा गया था। अब यहाँ इस तीसरी अवस्था में एक और जो कॉन्ट्रोडिक्टरी बात फ्रॉयड बताते हैं वो है ऑडिपस तथा इलेक्ट्रा
ग्रंथि। अब ये क्या है? अब यहाँ का मुख्य विकास बता रहे हैं ऑडिपस तथा इलेक्ट्रा ग्रंथि का समाधान। तो वास्तव में ये क्या है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, हम पहले उसकी बात करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि उसका समाधान किससे संबंधित है। ऑडिपस ग्रंथि या ऑडिपस कॉम्प्लेक्स फ्रॉइड का मानना था कि यह लड़कों में उत्पन्न होने वाला एक जटिल मनोभाव है, यानी एक जटिल संवेगों का मिश्रण है, जिसके कारण लड़के अपनी माता के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। नाउ ये भी काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी मत था उनका, या उनके जो थॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन ला रहे थे, जब वो ये कह रहे हैं कि 3 से 6 साल के दौरान जो बच्चे हैं उसमें जो बॉयज़ हैं वो अपनी मदर के प्रति एक प्रकार का अट्रैक्शन या आकर्षण पैदा होता है उनमें, या आकर्षण का मनोभाव उनमें उत्पन्न होता है। ना ये जो नाम है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या ऑडिपस ग्रंथि, यहाँ जो ऑडिपस शब्द आ रहा है या ये जो शब्द है वो लिया गया है ग्रीक की कुछ स्टोरीज से। ग्रीक कुछ पुरानी कथाएं हैं, वहाँ कुछ ऐसी कथाएं हैं जहाँ एक प्रिंस था ऑडिपस नाम से, और उस प्रिंस का स्टोरी बताते हैं कि जब वो बहुत छोटा था, यानी जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसे जंगल में छोड़ दिया गया, यानी उसकी माता किसी प्रकार से उससे अलग हो गई, परिवार का कोई सदस्य उसके साथ नहीं था, वो अकेला जंगल में रहा। और फिर हम ये कहें कि उसकी माँ उससे अलग हो गई, वो खुद कहीं और रह गया। और फिर बताते हैं कि लंबे समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसे एक स्त्री से प्रेम हो जाता है, और फिर पता चलता है कि वह वास्तव में जैविक रूप से उसकी माँ है, उसकी बायोलॉजिकल मदर है। और इसी स्टोरी को बेस बना करके फ्रॉयड ने ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट किया था। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तीसरी अवस्था में यानी फेलिक स्टेज में फ्रॉयड मानते हैं कि बच्चों में ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स अराइज होता है, और ऑडिपस ग्रंथि की उत्पत्ति लड़कों में होती है, जिसके कारण वो अपनी माँ के प्रति एक प्रकार के आकर्षण का मनोभाव विकसित कर लेते हैं। अब इसके बाद सेकेंड जो टर्म है वो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा ग्रंथि या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जहाँ वो लड़कों में उत्पन्न होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, वहीं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फ्रॉयड ने बताया कि लड़कियों में यानी गर्ल्स में अराइज होता है। और जैसा वहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है वैसा ही यहाँ जुड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन है कि जो लड़कियाँ हैं, जो गर्ल चाइल्ड हैं, उनमें फादर के लिए, पिता के लिए एक प्रकार का अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, और उसी को इन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, ये फेलिक स्टेज में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्रॉयड ने यह भी बताया कि ये लाइफ टाइम नहीं रहते हैं, ये जो ग्रंथियां हैं, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये जल्द ही यानी इसी अवस्था के दौरान रिजॉल्व हो जाती हैं, यानी इनका समाधान हो जाता है। और उस समाधान के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है सुपर ईगो या परा अहम का विकास। देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि परा अहम की उत्पत्ति अहम से लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु के दौरान होती है। तो परा अहम की उत्पत्ति यानी बच्चा यह समझने लगता है कि कुछ चीज़ें नैतिक रूप से
सही हैं, स्वीकार्य हैं, और कुछ चीज़ें नैतिक रूप से गलत हैं यानी समाज में अस्वीकार्य होती हैं। तो फ्रॉयड इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चे को धीरे धीरे स्वयं को यह एहसास होने लगता है कि यह उसका माता के प्रति या पिता के प्रति जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वह समाज में स्वीकार्य नहीं होगा। जैसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो लड़का बच्चा जो कि माता के प्रति एक प्रकार का लैंगिक आकर्षण डेवलप कर लेता है, वो धीरे धीरे यह समझने लगता है कि यह समाज को स्वीकार्य नहीं होगा, यानी इसे प्रदर्शित किया नहीं जा सकता है। सिमिलरली फॉर गर्ल चाइल्ड, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो गर्ल चाइल्ड को सुपर ईगो के डेवलपमेंट के साथ, परायहम की उत्पत्ति के साथ धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि इस प्रकार का अट्रैक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है या समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो इसके सुपर ईगो के अलावा जो दूसरा समाधान का कारण है वो है तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण को आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, और सामान्य रूप में तादात्म्यकरण या आइडेंटिफिकेशन का जो आशय है वो ये है कि किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालना, किसी अन्य को फॉलो करते हुए उसी के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर आना। तो यहाँ आप देखें कि फ्रॉयड का मानना था कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, उसको बहुत डिटेल में वो बताते हैं कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में जब लड़का अपनी मदर को चाहने लगता है, एक अट्रैक्शन फील करने लगता है, मनोभाव विकसित होता है एक अट्रैक्शन का, तो साथ ही वह यह भी निरीक्षण करता है कि मदर का जो अटेंशन है, माता का जो आकर्षण है, वो पिता के प्रति है, वो फादर के प्रति है। जैसा अट्रैक्शन वो महसूस करता है वैसा आकर्षण माता सिर्फ पिता के लिए प्रदर्शित करती है। और फिर फ्रॉयड कहते हैं कि इस कारण से वह स्वयं को पिता की तरह बनाने का प्रयास करने लगता है, यानी अपने बिहेवियर में वो उस इमेज को, यानी फादर की इमेज को एक आइडियल मानकर, एक आदर्श मानकर उनके जैसे गुण विकसित करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वही बात है कि गर्ल चाइल्ड भी यह देखती है, यह निरीक्षण करती है कि पिता का जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, जिसे वह पाना चाहती है, वह वास्तव में किसके प्रति है? माता के प्रति है, मदर के प्रति है। और धीरे धीरे उसी तरह जैसे बच्चा, लड़का अपने पिता को एक आइडियल इमेज मानकर उनके जैसा बनना शुरू करता है, वैसे ही लड़की मदर को यानी माता को आइडियल इमेज मानकर, आदर्श एक प्रतिमा मानकर उनकी तरह अपने आप में गुणों का विकास करना शुरू कर देती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि फ्रॉयड मानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स अराइज तो होते हैं फैलिक स्टेज में, ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियों की उत्पत्ति होती है, लेकिन उस स्टेज का सबसे बड़ा जो विकास है वह यही है कि उस स्टेज में ही इन ग्रंथियों का समाधान हो जाता है, रिजोल्यूशन हो जाता है। और उस समाधान के लिए दो मुख्य फैक्टर्स या दो मुख्य कारक हैं, और वो हैं पराअहम का विकास और तादात्म्यकरण की प्रक्रिया की शुरुआत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। नेक्स्ट जो स्टेज है उसका नाम दिया गया है सुप्तावस्था या लेटेंसी। देखिए, लेटेंट जो शब्द होता है, लेटेंट का अर्थ होता है हिडन यानी छुपा हुआ। ठीक है, इनएक्टिव या तो निष्क्रिय या छुपा हुआ या सुप्त हम जिसे कहते हैं। तो ये ही एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में फ्रॉयड मानते हैं कि कोई भी अंग जो है शरीर का वो सेंटर ऑफ लिबिडो नहीं होता है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस अवस्था में जो लैंगिक संतुष्टि है या लैंगिक कामनाएं हैं वो सुप्त हो जाती हैं, वो छिप जाती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे
जबकि 6 से 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था, तो ये स्टेज एक्चुअल में किसके इक्विवेलेंट हो गई, चाइल्डहुड के यानी बाल्यावस्था के इक्विवेलेंट हो गई। तो इस दौरान लैंगिक कामनाएं, लैंगिक इच्छाएं सुप्त हो जाती हैं, छिप जाती हैं, ऐसा फ्रॉयड ने बताया। जबकि अन्य सभी अवस्थाओं में उन्होंने पर्टिकुलर क्षेत्र को लिबिडो का केंद्र माना है, जबकि इस आयु में किसी भी केंद्र की बात उन्होंने नहीं की है या किसी भी अंग को कामुकता क्षेत्र उन्होंने नहीं बताया है। इस अवस्था में जो मुख्य विकास है वो है रक्षा प्रक्रमों की उत्पत्ति। अब रक्षा प्रक्रम क्या होते हैं, तो यहाँ हम थोड़ी सी बात करेंगे रक्षा प्रक्रमों की। डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा प्रक्रम वास्तव में जो हमारा अहम है, ईगो है, उसके द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। हम जानते हैं कि ईगो या अहम पर्सनालिटी को मैनेज करने का, प्रबंधित करने का कार्य करता है और उसे इड की और सुपर ईगो की दोनों की जो प्रवृत्तियां, जो विपरीत प्रवृत्तियां हैं, उनको मैनेज करना होता है। तो यहाँ आप इतना ध्यान रखें कि वास्तव में जो हमारा अहम है वो वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, लेकिन सिर्फ रक्षा प्रक्रम ऐसी स्थितियां होती हैं जब हमारा ईगो, हमारा अहम जो है वो रियलिटी को या वास्तविकता को मोल्ड कर देता है, उसमें परिवर्तन ले आता है या उसमें तोड़ मरोड़ करता है। यानी सच्चाई को, वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय उसमें कुछ परिवर्तित कर देना, उसमें कुछ जोड़ तोड़ कर देना। जिस प्रकार से एक उदाहरण छोटा सा हम समझें कि एक व्यक्ति ये जानता है कि किसी कार्य को करने में उसके प्रयासों की कमी रही, ठीक है, जो भी कार्य करना था उसमें उतना एफर्ट उसने नहीं लगाया, उतना समय, उतना प्रयास नहीं लगाया जितना आवश्यक था। लेकिन उसके बाद में जब मान लो वह उस कार्य में सफल नहीं हो पाता है, तब वह कहे कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी या किसी अन्य ने मुझे परेशान किया या किसी अन्य कारक के कारण मैं सफल नहीं हो पाया। तो ये हुआ वास्तविकता को तोड़ना मरोड़ना या वास्तविकता में बदलाव लाना, उसे स्वीकार न कर पाना। डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा प्रक्रमों की उत्पत्ति इसी आयु में होती है। अब ये डिटेल में रक्षा प्रक्रम कौन कौन से होते हैं, क्यों उपयोग में लाए जाते हैं, इसकी बात हमें करनी है। चैप्टर 3 में हम इसको डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम समायोजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इस रक्षा प्रक्रमों की उत्पत्ति के अलावा इस स्टेज की एक बात आपको ध्यान रखनी है कि फ्रॉयड कहते हैं इस अवस्था में लैंगिक कामनाएं सुप्त हो जाती हैं, लेकिन बालक में जो फिजिकल एनर्जी है, जो शारीरिक ऊर्जा है, उसको वो अन्य रूपों में निकालना शुरू कर देता है। से बच्चा बहुत खेलना शुरू कर देता है, ग्राउंड गेम्स जो होते हैं, खासकर खेल के मैदान के खेल वो खेलना शुरू कर देता है। कई सारी रुचियां उसकी नई उत्पन्न हो जाती हैं। से कुछ बच्चे ड्राइंग पेंटिंग करने लगते हैं, कुछ साइकिल चलाने लगते हैं, कुछ डांस पसंद करने लगते हैं, कुछ को कोई अन्य हॉबी हो सकती है। तो हॉबीज़ का जो डेवलपमेंट है, जो रुचियों का मुख्य विकास है, उसका संबंध फ्रॉयड ने इसी अवस्था से किया है, ठीक है। आखिरी अवस्था जो है, पांचवी अवस्था, जन्नेंद्रिय अवस्था, जिसको कि 12 वर्ष के बाद का फ्रॉयड ने बताया है, यानी किशोरावस्था के आरंभ के साथ ये अवस्था शुरू होती है। अब इस अवस्था में जो लिबिडो का केंद्र है, जो इरोजेनस जोन है, वो फ्रॉयड बताते हैं फिर से लैंगिक अंगों को, सेक्सुअल ऑर्गन्स को या जेनाइटल्स को। यहाँ जो मुख्य विकास है वो है पूर्ण लैंगिक परिपक्वता, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात करते हैं कि अब एक्चुअल में एक व्यक्ति
व्यक्ति वास्तविक रूप से सेक्सुअली मैच्योर है या जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है वो अब उसमें उत्पन्न हो जाती है, और यही इस आयु का या इस स्टेज का मुख्य विकास उन्होंने बताया है। तो इन पांचों अवस्थाओं का मुख्य विकास और जो लिबिडो का केंद्र और आयु आपको ध्यान रखना है। प्रश्नों में आपको आयु पूछी जा सकती है, मैचिंग के लिए आपको पूछा जा सकता है इन जो अवस्थाएं हैं इनका क्रम से ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल भी लिख के दे सकते हैं, या मुख्य, गुदीय, लैंगिक, सुप्तावस्था और जननेंद्रिय अवस्था भी लिख के दे सकते हैं। इन्हें क्रम में जमाने को कहा जा सकता है, अलग अलग तरीके से लिख करके। इनकी आयु आपको पूछी जा सकती है, या किस अवस्था में लिबिडो का केंद्र कहाँ उपस्थित होता है ये पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है रक्षा प्रक्रमों की उत्पत्ति किस अवस्था से संबंधित है, या ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियाँ किस अवस्था में उत्पन्न होती हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको इन अवस्थाओं से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम अब बात करेंगे स्थिरीकरण की या फिक्सेशन की। पहले समझते हैं फिक्सेशन क्या है, तब हम फिर हर अवस्था पर जो फिक्सेशन या स्थिरीकरण होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए फिक्सेशन या स्थिरीकरण जो शब्द है उसे आपको इस रूप में समझना है कि फ्रॉयड मानते थे प्रत्येक अवस्था पर निश्चित मात्रा में लैंगिक संतुष्टि मिलना आवश्यक है। ठीक है, हर स्टेज पर एक आवश्यकता होती है, और अगर वो आवश्यकता पूर्ण हो जाए तब तो सब कुछ सही रहता है। अगर वह आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती है, अब इसमें दो फैक्टर है कि या तो लैंगिक संतुष्टि पूर्णतः नहीं हो पाती है या आवश्यकता से अधिक हो जाती है। तो उस स्थिति में व्यक्ति आयु से तो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके गुण एक निश्चित जो अवस्था है वहाँ पर फिक्स हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे हर अवस्था को। तो पहली अवस्था यानी मुख्य अवस्था जिसकी वास्तविक आयु है जन्म से लगभग 1 वर्ष, तो यहाँ फिक्सेशन या स्थिरीकरण के रूप में फ्रॉयड बताते हैं कि धूम्रपान और अत्याहार हो सकता है। यानी जो लोग स्मोकिंग करते हैं और खासकर जो चेन स्मोकर्स होते हैं, या गुटखा तंबाकू वगैरह जो लोग चबाते रहते हैं, या मुंह में कोई भी चीज़ जैसे कुछ लोग च्युइंगम चबाते रहते हैं, या कोई भी अन्य वस्तु जो मुंह में डाले रखने की आदत अगर किसी को है, तो उसे फ्रॉयड ने लिंक किया है इस अवस्था से कि उन व्यक्तियों को मुख्य अवस्था पर ओरल स्टेज पर क्या हो गया है, स्थिरीकरण हो गया है, कि या तो उस दौरान उन्हें जितना लैंगिक सुख प्राप्त होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, या अत्यधिक संतुष्टि की प्राप्ति हुई तो वो उसी अवस्था में बने रहना चाहते हैं। तो अत्याहार यानी ओवर ईटिंग को भी फ्रॉयड ने लिंक किया है मुख्य अवस्था के स्थिरीकरण से। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, आवश्यकता से अधिक बार बार जो खाते रहते हैं, उसको भी लिंक किया मुख्य अवस्था से। उसके अलावा यहाँ तक कि फ्रॉयड मानते थे जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, यानी वो भी मुंह को ज़्यादा उपयोग में ला रहे हैं, तो बहुत अधिक बोलने वाले जो लोग हैं उसको भी उन्होंने माना कि वास्तव में वो पहली अवस्था पर यानी मुख्य अवस्था पर स्थिरीकृत हो गए हैं। इसी प्रकार दूसरी अवस्था यानी गुदीय या एनल स्टेज, इस अवस्था के स्थिरीकरण की हम बात करें तो फ्रॉयड बताते हैं कि व्यक्ति कैसा हो सकता है, अव्यवस्थित हो सकता है। कि कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इस अवस्था में या तो संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं या नहीं होते। देखो इसको टॉयलेट ट्रेनिंग से लिंक किया है कि माता पिता किस प्रकार टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर कुछ पेरेंट्स बहुत हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, यानी बहुत गुस्सा करना बच्चे पर, बहुत डांटना डपटना, सिर्फ 1-2 बार बता दिया उसके बाद उसे डांटना शुरू कर देना कि आपको बताया यहाँ नहीं करना होता सूसू पॉटी, और बहुत गुस्से से उससे डील करते हैं, तो उस अवस्था में उसे जो लैंगिक सुख प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और कई बार उसके विपरीत परिस्थिति बनती है
कि माता पिता ध्यान ही नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो सीख जाएगा या ऐसे सिखा देंगे, यानी टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर वे में दी ही नहीं जाती है। तो दोनों अवस्थाओं में स्थिरीकरण होने की संभावना बनती है। और फ्रॉयड कहते हैं कि या तो व्यक्ति अव्यवस्थित हो जाता है या अति व्यवस्थित। अति व्यवस्थित यानी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज जो लोग होते हैं, यानी हर वस्तु उन्हें अपनी जगह पर ही चाहिए। कोई भी थोड़ा सा इधर उधर किसी चीज़ को कर देता है तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। और अव्यवस्थित यानी ऐसे लोग जो बिल्कुल भी चीज़ों को संभाल के नहीं रखते हैं, या अपना जो चीज़ें हैं खुद से संबंधित उनको कहीं भी डाल देते हैं, उनको खोते रहते हैं, या जो बहुत गंदे रहते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, उसको फ्रॉयड ने लिंक किया है एनल स्टेज या गुदीय अवस्था के स्थिरीकरण से। तीसरी जो अवस्था है लैंगिक अवस्था, इसके स्थिरीकरण के रूप में फ्रॉयड ने यौन रोग यानी सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स हैं या सेक्सुअल डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनको प्रेजेंट किया कि इस अवस्था में प्रॉपर अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, यानी फैलिक स्टेज में बच्चा या तो ओवरली सेटिस्फाइड है यानी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक संतुष्टि की प्राप्ति कर रहा है, या जितनी आवश्यकता है जो ज़रूरी है उतनी लैंगिक संतुष्टि उसे प्राप्त नहीं हो रही है, तो एक वयस्क के रूप में वो बच्चा सेक्सुअल डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाता है। यानी इसे भी एक प्रकार का स्थिरीकरण या फिक्सेशन फ्रॉयड ने माना है। अब एक बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि चौथी अवस्था में क्योंकि कोई भी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की बात वो नहीं कर रहे हैं, फ्रॉयड कह रहे हैं कि यहाँ जो लैंगिक आवश्यकताएं हैं वो सुप्त हो जाती हैं, तो यहाँ फिक्सेशन होना संभव नहीं है। और पांचवी अवस्था तो वास्तव में फ्रॉयड ने कहा कि 12 वर्ष से शुरू होकर जीवन पर्यंत बनी ही रहती है, तो उस अवस्था में भी फिक्सेशन संभव नहीं है। तो फिक्सेशन या स्थिरीकरण तीन ही अवस्थाओं पर संभव है, मुखीय अवस्था पर, गुदीय अवस्था पर और लैंगिक अवस्था पर। ओरल, एनल और फेलिक स्टेजेस पर ही फिक्सेशन हो सकता है, उन बाकी की जो आखिरी दो अवस्थाएं हैं उन पर फिक्सेशन होना संभव नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म हमें और समझना है, वो टर्म है नार्सिसिज्म। देखिए, नार्सिसिज्म के बारे में भी फ्रॉयड ने काफ़ी कुछ बताया या एक्सप्लेन किया। नार्सिसिज्म का जो अर्थ होता है वो होता है टू लव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी अपने आप को, स्वयं को प्रेम करना, आत्म मोह इसको हिंदी में कहते हैं। जो कॉमन टर्म है वो है आत्म मोह या आत्म प्रेम। तो फ्रॉयड मानते थे कि जीवन की शुरुआती अवस्थाओं में, यानी जो मनोलैंगिक अवस्थाएं हैं उनके रूप में हम बात करें तो शुरुआती जो 3 अवस्थाएं हैं उस दौरान शिशु जो है वो स्वयं के शरीर के ही विशिष्ट अंगों से स्वयं ही प्रेम करता है, या आत्ममोह की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है, और इस प्रवृत्ति को ही उन्होंने नार्सिसिज्म का नाम दिया है। अब ये नार्सिसिज्म जो नाम है वो भी एक ग्रीक स्टोरी से, ग्रीक कहानी या कथा से प्रेरित है। कथा इस प्रकार थी कि नार्सिस्ट नाम का एक प्रिंस था और उसे यह लगता था कि वह बहुत ज़्यादा
खूबसूरत है या उसके जैसा खूबसूरत दुनिया में कोई भी नहीं है। और इस कारण बताते थे कि वह जो प्रिंस था, वो राजकुमार था, वो रोज जाता एक पॉन्ड में या एक तालाब में, वह स्वयं को निहारा करता था, देखा करता था, वहाँ बैठ जाता था। कुआं या तालाब जो भी आप मानिए, तो उसमें बड़े से कुएं या तालाब में वो खुद को देखता जाता था, देखता जाता था। और बताते हैं कि अंततः एक दिन उसी कुएं में गिर के उसकी डूबने से मौत हो गई, यानी आत्म मोह के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। तो ये उससे स्टोरी से इंस्पायर होकर के फ्रॉयड ने नार्सिसिज्म शब्द का उपयोग लिया है। और नार्सिसिज्म का अर्थ होता है आत्म प्रेम या आत्म मोह। अब फ्रॉयड ने इसको जो लिंक किया है वो विशेषकर शैशवावस्था से किया है। अब देखिए, शुरुआती 3 अवस्थाओं की हम बात करें तो जन्म से लगभग तीसरी अवस्था यानी फैलिक स्टेज हमारी आ रही है 6 वर्ष पर खत्म हो रही है। तो जन्म से 6 वर्ष तक तीनों जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं वो खत्म हो जा रही हैं। और उन 3 अवस्थाओं में फ्रॉयड ने बताया कि अपने ही शरीर के किसी क्षेत्र या केंद्र से बालक लैंगिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, तो उसे ही उन्होंने नार्सिसिज्म का नाम दिया है। तो फ्रॉयड के अनुसार नार्सिसिज्म शैशवावस्था के दौरान पाया जाता है। इसके अलावा एक टर्म और याद रखना है आपको, शैशव कामुकता। इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी। तो शैशव कामुकता या इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी जो है उसका आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉयड ने ही इसके बारे में बताया था। जैसे कई बार पूछा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने शैशव कामुकता की या इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी के संबंध में बताया है, तो सिगमंड फ्रॉयड ने बताया कि शैशवावस्था के दौरान भी बच्चे में कामुक भावनाएं होती हैं या कामुक आवश्यकताएं, सेक्सुअल नीड्स उसकी होती हैं। और उसी आधार पर उन्होंने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है जो कि हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ आपका जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है वो ख़त्म होता है। जो भी टर्म्स आए हैं मैंने आपको सारा डिटेल से बताए हैं। आई होप कि आप उन सभी को अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो हम समझ पाएँ। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।